नाज़रीन, फलस्तीन के लिए एक बड़ी डेवलपमेंट यह है कि मगरबी जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो मैदान में आ गए हैं। अब ये बिल्कुल एक नया चैप्टर है जिसमें वेस्ट में रिलीजियस लीडर जो है वो मैदान में आए हैं और सख्त तरीन अंदाज में वो इसराइल को उन्होंने कंडेम किया है और अपनी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला है कि फिल फॉर सीज फायर करवाया जाए और साथ वो कह रहे हैं फलस्तीनी रियासत को जब तस्लीम किया जाए। और इधर डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स वो मैदान में आए हैं और उन्होंने कहा है कि फिल फॉर गजा में सीज फायर और जो फलस्तीनी रियासत है उसको जो है तस्लीम किया जाए। और जो वेस्टर्न एम्बेसडर्स हैं वो अपनी गवर्नमेंट्स के सामने ये बात रख रहे हैं कि ये जो आप इसराइल को बचाने की के लिए ये सारा असलहा दे रहे हैं और उसको अलाउ कर रहे हैं कि वो जो मर्जी करता रहे। उन्होंने कहा कि असल में तो ये इसराइल को आप डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं। इसराइल का जो एग्जिस्टेंस है वो जुड़ी हुई है एक पॉलिटिकल सेटलमेंट के साथ, एक ऐसी सेटलमेंट जिसमें रीजन के लोग उसको जब तस्लीम कर ले, लेकिन एक ऐसी जाहिरियत जिसको रीजन तो क्या पूरी दुनिया तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये इसराइल की तबाही का रास्ता है, इसराइल के मजबूत और ग्रेटर इसराइल का रास्ता नहीं है। तो एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स वहां पर सामने आए हैं। इसी दरमियान इसराइल में खबर यह है कि बड़ी तादाद में इसराइली फौजियों की ने अपनी जानें लेना शुरू कर दी हैं। इक्का दुक्का वाकयात, जो कि बहुत बड़ी बात थी, इक्का दुक्का वाकयात, लेकिन उससे बढ़कर अब दर्जनों से बात जो है वो सैकड़ों के अंदर चली गई है और ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बड़ी तादाद में इसराइली फौजी अपनी जानें ले रहे हैं। तो तमाम तर जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, गजा में जो मैस स्टारवेशन इस वक्त हो रही है ये इंसानियत के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुका है, इंसानियत के लिए सबसे बड़ा बोझ है, सबसे बड़ा धब्बा है। जो कुछ 21 महीनों में ऑलरेडी हुआ है उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग हैं, वो धब्बा बोझ अलग है, उसका हिसाब किताब क्या होगा। लेकिन जो इस वक्त हो रहा है और जिसमें अब मैस स्टारवेशन वहां पर शुरू हो गई है, तो अब ये मामला बड़ा खराब हो गया है और बात मिनटों और घंटों के ऊपर जब इस वक्त आ गई। एक तरफ स्टीव विटकॉफ जो वो रोम पहुंचा है और वहां पर मुलाकात हो रही है कतरी ऑफिशियल्स के साथ, लेकिन ये बस अब फिलहाल यानी कि इसको हल करना है। ये कोई ये तवज्जो नहीं दे रहा कि वहां पर ये मुलाकात हो रही है, फलाना हो रहा है। सबकी नजरें जो है वो गजा में लगी हुई हैं, वहां पर फाकों के ऊपर जो है वो लगी हुई हैं। अब नाज़रीन, बरतानिया से बड़ी डेवलपमेंट यह है कि जो चर्च लीडर हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने अब तक का सबसे सख्त तरीन स्टेटमेंट इसराइल के हवाले से जारी किया और बरतानी गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया है। अब चर्च ऑफ इंग्लैंड के जो आर्च बिशप हैं उन्होंने बयान जारी किया है। अच्छा, ये बात ध्यान में रख लें कि जो क्रिश्चियनिटी है उसकी कई सारे यानी कि कैथोलिक्स हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, तो बाकी और तो कैथोलिक जो है नाज़रीन उनको रिप्रेजेंट करता है पोप वेटिकन, ठीक है ना, उनको पोप रिप्रेजेंट करता है। तो लेकिन जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है इसकी अलग कहानी है। चर्च ऑफ इंग्लैंड इस तरह से वजूद में आया कि ये भी सारे कैथोलिक ही थे, यानी बरतानिया के रहने वाले। तो एक दिन बादशाह ने बुलाया चर्च के लीडर को और उनको कहा कि मैंने ये काम करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि ये तो रिलीजन के मुनाफी है। तो बादशाह ने कहा इंग्लैंड के अच्छा ये रिलीजन के मुनाफी है, तो उसने कहा मैं अपना फिर रिलीजन खुद ही बना लूंगा। तो उन्होंने उसको फारिग किया और उसके नतीजे में चर्च ऑफ इंग्लैंड जो है वो वजूद में आया। यानी जो बरतानिया के रहने वाले हैं उनका जो नुमाइंदा है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड है, बाकी जो है वो ज़ाहिर है कि उनका नुमाइंदा जो है वो पोप है। तो चर्च ऑफ इंग्लैंड की यानी अहमियत है, ये सबसे बड़ा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है बरतानिया में और उसके जो सरबराह हैं वो सबसे बड़ी रिलीजियस पर्सनैलिटी हैं। उनकी पहली स्टेटमेंट जो है वो इसराइल के खिलाफ जारी हुई है और उन्होंने इसराइली इकदामात को गुनाह अजीम करार दे दिया है। चर्च ऑफ इंग्लैंड के जो हेड हैं, आर्च बिशप हैं, उन्होंने जो सबसे बड़ी रिलीजियस पर्सनैलिटी है उन्होंने इसराइली इकदामात को गुनाह अजीम करार दे दिया है। रिलीजियस लीडर्स कंडेम इजराइल्स क्राइम्स इन गाजा। जहां पर नेतन्याहू ने लाकर इसराइल को खड़ा कर दिया है, ये इसकी मुकम्मल तबाही का रास्ता है। और ये एक कॉलोनी फिर एक रीजन के अंदर चले आना और फिर वहां के लोगों के साथ ये करना, और वेस्ट में यानी कोई देखें कोई जवाब नहीं बचा है। जब रिलीजियस लीडर ही आ गए हैं तो उसके बाद और कितनी पब्लिक ओपिनियन तब्दील होने जा रही है और वहां पर सब ये बात करें कि इजराइल ने यहां पर क्राइम्स कमिट किए हैं। द मोस्ट फोर्सफुल स्टेटमेंट जब उन्होंने जारी की है येट फ्रॉम द यूके रिलीजियस लीडरशिप, ये बरतानिया के रिलीजियस लीडरशिप की सबसे ताकतवर तरीन स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि जो गजा में सिचुएशन इस वक्त हो रही है ये बारबैरिक है और आपको याद है नेतन्याहू ने शुरू में कहा था कि हम ये बारबरिज्म और सिविलाइजेशन के दरमियान जंग लड़ रहे हैं। तो आज वेस्ट की रिलीजियस लीडरशिप ये कह रही है कि असल में इजराइल जो है वो बारबैरिक है और कंडेमनिंग द एक्शंस ऑफ द इजरायली गवर्नमेंट एज अ वॉर ऑफ एग्रेशन एंड ग्रेव सिन, गुनाह अजीम। इजराइल ने गुनाह अजीम किया है। विद ईच पासिंग डे इन गजा, हर दिन जो गुजरता चला जा रहा है वायलेंस और स्टारवेशन और डीह्यूमनाइजेशन जब वो फलस्तीनियों को फेस करना पड़ रही है, बिकम्स मोर डिप्रेव्ड एंड अनकॉन्शियसेबल और गॉन बियॉन्ड लेजिटिमेट सेल्फ डिफेंस। रिलीजियस लीडरशिप ये कोई सेल्फ डिफेंस नहीं है और उन्होंने कहा कि गॉन बियॉन्ड एक लेजिटिमेट सेल्फ डिफेंस से इजराइल बहुत आगे चला गया है। परमानेंट सीज फायर फिल फॉर होना चाहिए, फिल फॉर इमदाद दाखिल की जाए और उन्होंने कहा है दैट कुड लीड टू द एथनिक क्लींजिंग ऑफ पैलेस्टाइन फ्रॉम गाजा। एथनिक क्लींजिंग उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है इसको, ठीक है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसके साथ ही नाज़रीन बरतानिया के 50 डिप्लोमेट्स और एम्बेसडर सामने आ गए हैं।
उन्होंने फौरी फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा किया है। और साथ खबर यह है कि जो कैबिनेट है उसमें बड़ी डिवीजन आ गई है, कई मिनिस्टर्स पब्लिकली आ गए हैं और उन्होंने कहा कि यहां पर सीजफायर हो और इजराइल वहां पर क्राइम्स जो है वो कमिट कर रहा है। तो कैबिनेट के अंदर एक बड़ी डिवीजन, यानी पब्लिकली ओबामा फॉर्मर यूके डिप्लोमेट्स कॉल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। मोर देन 50 फॉर्मर यूके डिप्लोमेट्स आर pressing UK Prime Minister Keir Starmer to recognize a Palestinian state as humanitarian crisis in Gaza deteriorates। अब ये जो सारा यानी कि एक ट्रिगर हो रहा है ना मामला, वो गजा की मैस स्टारवेशन से हो रहा है। यानी बाकी इस वक्त तमाम बातें बेमानी है, जो कुछ हो रहा है वो गजा में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, जो मैस स्टारवेशन हो रही है, उसकी वजह से अब ये सारा मामला ट्रिगर होगा। ये किसी बड़े आतिशफशान की तरफ भी लेकर जा सकता है, कि बड़ी जंगों की तरफ भी लेकर जा सकता है। यानी आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गजा की मैस स्टारवेशन, अब ये बिल्कुल चीजें पहले भी नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही यानी आखिरी दर्जे को भी उससे आगे मामला चले गए। और दिस कम्स अमिड एस्केलेटिंग कंसर्न्स ओवर द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गाजा एंड ग्रोइंग डिससैटिस्फैक्शन विद द यूकेस पॉलिसी ऑफ द वेस्ट एशिया। बर्तानिया में यानी पूरा बर्तानिया तो एक तरफ खड़ा हो गया और एक प्राइम मिनिस्टर एक तरफ खड़ा है, कैबिनेट अलग खड़ी हो गई है, लोग अलग खड़े हो गए। ये भी तो स्टेक होल्डर है ना, डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर, रिलीजियस लीडरशिप यूनिवर्सिटीज में, तो वो तो सारे एक तरफ जो है वो जाकर खड़े हो गए हैं। और उन्होंने कहा कि बर्तानिया की जो वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट की पॉलिसी है वो ठीक नहीं है और फलस्तीन को तस्लीम किया जाए। और ये फाउंडेशनल पहला स्टेप होगा टू ब्रेकिंग द डेडली स्टेटस को, जिसमें इसराइल को ये ताकत हासिल है कि जो मर्जी करता चला जाए। तो ये जो डेडली स्टेटस को है ये टूट जाएगा इस रिकॉग्निशन से। 30 एम्बेसडर्स इसमें शामिल हैं, 20 सीनियर ब्रिटिश डिप्लोमेट्स हैं जो इंटरनेशनल बॉडीज में रहे हैं, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन में रहे हैं, यानी ये सीनियर लोग हैं। और इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो अफगानिस्तान में रहे हैं, बहरीन के अंदर, इजिप्ट में, ईरान में, इराक में, जॉर्डन में, कुवैत में, मोरक्को में, पाकिस्तान में, कतर, सीरिया, टर्की। ओवरऑल ये वो सारे डिप्लोमेट्स हैं जो मिडिल ईस्ट के अंदर रहकर गए हैं और उन्होंने साइन किया है। द रिस्क ऑफ इनएक्शन हैव प्रोफाउंड हिस्टोरिक एंड कैटास्ट्रोफिक इंप्लीकेशन। ये जो इनएक्शन है कि कोई प्रैक्टिकल इकदाम नहीं उठाया जा रहा, तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं और इसकी जो इंप्लीकेशंस हैं वो कई लेयर्स में आएंगी, वो प्रोफाउंड होंगी, बिल्कुल बुनियादें हिला कर रख देंगी। वो हिस्टोरिक हैं, यानी तारीख में इसको जल्दी से भुलाया नहीं जा सकेगा और इसके आगे मतलब लंबे कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। इजराइल कैन नॉट अचीव, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी एक तो इसका पहलू है ना कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना, लेकिन दूसरा ये सारे अब सीनियर तरीन लोग हैं, यानी इनकी बात को हम एज एनालिसिस में देखते हैं कि ये क्या समझते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। क्या इसका नतीजा यही निकलेगा, फलस्तीनी मारे जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे और यहां पर ग्रेटर इजराइल बन जाएगा? क्या इसका नतीजा यही होगा? यानी ये वो सारे एम्बेसडर्स, डिप्लोमेट्स जो यहां डिप्ला रहे हैं, सीनियर तरीन लोग और सारे जमीनी हकायक को समझते हैं। तो इसको हम जरा एज एन एनालिसिस भी देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इजराइल कैन नॉट अचीव लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी विद अ पॉलिटिकल सेटलमेंट दैट एक्नॉलेज पैलेस्टीनियन स्टेटहुड। ये बात जान ले यूरोप भी और इजराइल भी कि अगर फलस्तीनी रियासत यहां पर नहीं है तो इजराइल के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये वो सारे एम्बेसडर्स कह रहे हैं जो सीनियर तरीन लोग हैं। अगर फलस्तीनी रियासत यहां पर नहीं है तो ये बात इजराइल भी जान ले और यूरोप भी जान ले कि यहां पर इजराइल के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है। यूरोप का सबसे बड़ा कंसर्न यह है कि इजराइली कभी वापस यूरोप में ना आए। तो ये डिप्लोमेट्स उनको बता रहे हैं कि इसके नतीजे में इजराइल वहां पर कोई सिक्योरिटी के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सिग्नेटरीज आल्सो आर्ग्यू दैट द करंट यूके पॉलिसी जो है, जिसमें पार्शियल आर्म सस्पेंशन है और ट्रेड टॉक्स को बस डिले किया गया है, आर इनएडिक्वेट, ये बिल्कुल इनफ नहीं है, बल्कि इसे आगे बढ़ना चाहिए। कंफ्लिक्ट इन द यूके कैबिनेट ओवर गाजा, बरतानवी जो कैबिनेट है उसमें बड़ी डिवीजन पैदा हो गई है। इसमें द डिसेंट विद इन स्टारमर कैबिनेट कंटिन्यूज टू ग्रो, जिसमें सेक्रेटरी जो है, हेल्थ सेक्रेटरी जो है वो पब्लिकली सामने आ गए हैं, अर्ज द रिकॉग्निशन ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेट। हेल्थ सेक्रेटरी पब्लिकली सामने आ गए हैं, उनका फलस्तीनी रियासत को तस्लीम किया जाए। वार्निंग दैट देयर मे बी नो स्टेट लेफ्ट टू रिकॉग्नाइज। उन्होंने क्रिटिसाइज किया इजरायली एक्शंस को एंड दैट हैड गॉन वेल बियॉन्ड द लेजिटिमेट सेल्फ डिफेंस। ये मामला लेजिटिमेट सेल्फ डिफेंस से आगे चला गया है, जो पहले दिन से नहीं था, लेकिन वेस्ट उसको कहता था कि ये सेल्फ डिफेंस है, आज कह रहे हैं कि नहीं है। सादिक खान ने कहा है कि एब्सोल्युटली हॉरिंग ये सूरत हाल है और इस पर सीजफायर होना चाहिए। इससे हटकर एडिशनली 60 ब्रिटिश एमपीज जो है वो सामने आ गए हैं, उन्होंने एक लेटर साइन किया, टोटल प्रोहिबिशन ऑफ वेपन सेल्स टू इजराइल। अलग से 60 मेंबर पार्लियामेंटेरियंस ने कहा कि इजराइल के लिए जो असलहा है वो बंद किया जाए। रिगार्डिंग द अप्रूवल प्रोसेस ऑफ मिलिट्री एक्सपोर्ट्स परमिट, और जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं डेविड लेमी, उन्होंने फलस्तीनी रियासत की तस्लीम करने की हिमायत कर दी है। और रिफ्लेक्टिंग द ऑनगोइंग डिवीजन्स इन केयर स्टारमर पैलेस्टाइन पॉलिसी। तो वो कैबिनेट एक तरफ खड़ी है, यूनिवर्सिटीज एक तरफ खड़ी हैं, रिलीजियस लीडरशिप एक तरफ खड़ी है, लोग एक तरफ खड़े हैं, तो बरतानिया प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक तरफ खड़ा है।
और वहां की भी तो ज़ाहिर है कि एक डीप स्टेट है। अब नाज़रीन, ये सारा मामला, यानी मैं आपको बता रहा हूं कि अगले 48 घंटे, यानी हम कभी इतनी कन्विक्शन के साथ बात नहीं करते हैं कि बस, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगले 48 घंटे बहुत फैसला कुन साबित हो सकते हैं। उसकी वजह आपको भी समझ आ जाएगी। जो गजा में इस वक्त सूरत हाल पैदा हो गई है, जो ताजा तरीन रिपोर्ट हमारे पास आ रही है, उसमें जो फाकों की सूरत हाल है वो इतनी पेनफुल है और इतनी तकलीफदेह है कि 21st सेंचुरी में इंसानियत का जो जमीर है वो धंस गया है जमीन में, और इंसानियत दुनिया से खत्म हो गई है। कोई इंसानियत दुनिया में बची नहीं है। अब इस दाग को धोना है, यानी ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं सबके लिए। अब वहां पर सूरत हाल ये हो गई है कि खतरनाक तरीन आखिरी जो स्टेज है उसमें फलस्तीनी आबादी दाखिल हो चुकी है, और वहां पर सूरत हाल ये है नाज़रीन कि मिनटों मिनटों में भूख की वजह से लोग मर रहे हैं। जैसे किसी इलाके में एक वबा फैल जाती है तो बड़ी तादाद में मैसिव कैजुअलिटीज होती हैं, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये आप यूं ही समझिए कि फाका अब वबा की सूरत हाल वहां पर इख्तियार कर चुका है, जिसमें एक शख्स की हलाकत हुई है, 1 मिनट बाद दूसरे की। यानी अब के बाद, इस वक्त के बाद जितने मिनट्स, जितने घंटे डिले होंगे उतनी हलाकतें गजा में बढ़ जाएंगी। यानी पहले तो यह था ना कि भाई बमबारी हो रही है तो बमबारी से हलाकतें हो रही हैं। अब जो आखिरी स्टेज है कि बमबारी हो ना हो, वहां पर हर घंटा गुजरने के बाद हलाकतों की तादाद में इजाफा होगा। और चूंकि वहां पर सारे ही भूखे हैं, ऐसा नहीं है कि गजा का एक इलाका भूखा है, सारे ही भूखे हैं, तो पता चले कि वो सैकड़ों हजारों, खुदा न खास्ता, वो एक दिन में चल बसे, सारे भूखे हैं और सारे आखिरी स्टेज के अंदर है। और एक बात यह भी ध्यान में रख लें कि जब फाका इस स्टेज को पहुंच जाता है तो फिर वो ये स्टेज नहीं होती कि फौरी अगर आप खाना खिला देंगे तो वो बच जाएगा। उसके लिए फिर साथ मेडिकल ट्रीटमेंट भी चाहिए। तो आप 2 मिलियन लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट फौरी कैसे देंगे? तो इस मामले ने मिडिल ईस्ट, अब मिडिल ईस्ट में क्या गुस्सा है, वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रक सैकड़ों और हजारों की तादाद में खड़े हैं रफा के बाहर, ये तब दाखिल होंगे जब फलस्तीनी मारे जाएंगे। ये सारे ट्रक्स गेट तोड़कर रफा के अंदर दाखिल क्यों नहीं होते? ये मिस्र का सदर जो है, इतनी बुजदली और बाकी सारी अरब लीग किधर है और ओवैसी किधर? ये जो हजारों ट्रक्स खड़े हैं, ये गेट तोड़कर अंदर क्यों नहीं दाखिल होते? इजराइल क्या कर लेगा अगर ये सारे दाखिल हो जाएंगे? यही तो वो खौफ है ना जिसकी वजह से इजराइल ये सारा कुछ करता चला जा रहा है। आपके पास दुनिया की सारी लिजिटिमेसी है, तो आप ये गेट्स तोड़कर दाखिल क्यों नहीं होते? फिर ऐसा ना हो कि अरब स्ट्रीट बाहर निकल आए और वो सारे ट्रक्स लेकर जब अंदर दाखिल हो जाए। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है, मिडिल ईस्ट में कुछ भी यहां पर हो सकता है। तो इस वक्त मिडिल ईस्ट के लोग देखें, आप पूरी दुनिया में लोग इतने गुस्से में हैं, तो मिडिल ईस्ट के और मिस्र और जॉर्डन के लोग कितने गुस्से में होंगे, बाकी मिडिल ईस्ट में और तुर्की में लोग कितने गुस्से में होंगे। तो वो ये करेंगे अब ये हो सकता। अब उधर देखिए नेतन्याहू की क्या हालत है। नेतन्याहू के ऊपर जनाब हमला हुआ है और अब उसकी बाहर जाना पब्लिक में, पहले बहुत कम जा रहा था लेकिन अब बिल्कुल उसको बंद कर दिया है, क्योंकि कोई भी इजरायली आकर उसको मार सकता है। ये इजरायली सोसाइटी है, यहां पर वो खड़े हैं, तो फलस्तीनियों को मारकर तो फिर ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरह मामले को लेकर जा रहे हैं ना, तो फिर तो एक बहुत बड़ी जंगों को दावत दे रहे हैं। तो ये बात वो डिप्लोमेट्स कर रहे हैं कि ये वो रास्ता जो है ना, इसमें इजराइल फलस्तीनियों को मार तो सकता है लेकिन उसका नतीजा फिर ये होगा कि इजराइल का भी कुछ नहीं बचना यहां पर, यह बात तो तय है। तो अब नेतन्याहू जो है वो पब्लिकली इसका जाना बंद हो गया है। उसके ऊपर इजरायली खातून ने आकर उसने कहा मेरा मकसद ये है कि मैंने इसको नेतन्याहू को मारना है, और पता नहीं कितने इजराइल के अंदर और ये सोचकर बैठेंगे अब नेतन्याहू का खात्मा ही इजराइल को बचाने के लिए जरूरी है। और अगली खबर देखिए, मैसिव लेवल के ऊपर इजरायली फौजियों ने अपनी जानें लेना शुरू कर दी। इससे पहले इन्होंने जो ऑफिशियल नंबर बताए थे वो 42 थे, जो कि बहुत बड़े नंबर से, लेकिन अब वो तादाद अचानक सैकड़ों में हो गई है, क्योंकि एक नई बात पता चली है, और वो नई बात यह है कि ये जो बताते हैं कि गजा में ये मारा गया है, तो उसमें वो लोग भी शामिल हैं, वो इजरायली फौजी भी शामिल हैं जिन्होंने खुद अपनी जान ली है, लेकिन ये कह देते हैं कि ये गजा में मारा गया है, ताकि मोरल और ज्यादा डाउन ना हो, और जाहिर है फिर फैमिलीज का जो रिएक्शन आएगा और जो इजरायली सोसाइटी का रिएक्शन आएगा और ओवरऑल जो इजराइल की हैबत का भांडा फूटेगा कि इजरायली फौजी अच्छा इतनी। तो ये सैकड़ों की तादाद में बताया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे फौजी जो गजा में मारे गए, उन्होंने दरअसल अपनी जानें खुद ली हैं। गजा में भी बड़ी कैजुअलिटीज हो रही हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में अब ये अपनी जानें ले रहे हैं। उसकी वजह क्या है? गुनाह अजीम। वहां पर इन्होंने औरतों को मारा है, बच्चों को मारा है, पता नहीं सैकड़ों के हिसाब से, और पता नहीं उससे भी कहीं ज्यादा वहां पर इज्तिमाई कब्रें हैं। तो अब ये ट्रॉमा में है, अब इनको नींद नहीं आ रही, इन फौजियों को नींद नहीं आती, इनके आंखों में वो फलस्तीनी औरतों और बच्चों की जो तस्वीरें हैं वो इनकी आंखों के आगे घूम रहे हैं, और ये उस ट्रॉमा के अंदर इस वक्त जा चुके हैं और अल्टीमेटली जो है वो अपनी जानें ले रहे हैं। ये है इजरायली फौज, और इजरायली फौज जो है वो इन फौजियों के फ्यूनरल नहीं कर रही, बल्कि खुफिया तरीके से दफना रही है। जो फौजी अपनी जानें ले रही हैं उनके वो फ्यूनरल नहीं कर रहे, ये एक अलग क्राइसिस वहां पर है। और इजरायली सदर ने जाकर कहा है फौजियों को गजा के बहुत जल्द अच्छी खबर आने वाली, सीज फायर होने वाला है। तो वो इसलिए कह रहा है क्योंकि गजा की फौज की असल में इजरायली फौज की हालत ये है, और इनका इकलौता हथियार क्या है? स्टारवेशन एज अ वेपन। वो ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि सारे फलस्तीनी बस ऐसे ही मारे जाएं। तो अगर ये खुदा न खास्ता अगर इसकी तरफ मामला आगे बढ़ता है, और ये यानी अब ये नहीं है कि अच्छा अगले हफ्ते ये होगा, अभी आज ही करना है और सुबह ही करना है बस। इसलिए इस तनाजुर में हम इसको अगले जो 24-48 घंटे हैं वो फैसला कुन है। पूरी दुनिया रियल टाइम में देख रही है कि गजा में ये हो रहा है, एक एक घंटा जो गुजरेगा वहां पर हलाकतें
बढ़ेंगी और मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, फौरी खाना दाखिल करने से भी कुछ नहीं होगा, उस स्टेज के ऊपर मामला चले गए। तो बड़ी तादाद में डॉक्टर्स चाहिए, मेडिकल सप्लाई चाहिए और तमाम को जाकर जो ट्रीट करना, इतनी बड़ी आबादी को कैसे जो ट्रीट किया जाएगा। तो इसी दरमियान खतरनाक पहलू यह भी है कि नेतन्याहू किसी मुल्क पर हमला कर सकता है, सबसे बढ़कर ईरान पर, क्योंकि अगर हफ्ता 10 दिन और गुजर जाते हैं तो एक तो वो कनीसर चली जाएगी, दूसरा यह है कि गजा में पता नहीं उसके बाद क्या से क्या हो जाएगा। यानी इस वक्त दुनिया की तमाम बातें, तमाम डेवलपमेंट्स वो बेमानी है, सब इसके गिर्द घूम रहा है कि गजा में ये जो स्टारवेशन हो रही है इसको अब कैसे रोकना है। तो नेतन्याहू हमला कर सकता है ईरान के ऊपर। लास्ट जो उसने ईरान पर हमला किया तो जो फलस्तीन पर कॉन्फ्रेंस सऊदी अरेबिया और फ्रांस करने जा रहे थे कैंसिल होगी, तो अब उसको यह है कि वो टाइम सारी तवज्जो उधर चली जाएगी दोबारा से, तो ये हमला कर सकता है। इसके पूरे खतरात मौजूद हैं। सिर्फ एक जो नेतन्याहू इस वक्त नहीं कर रहा, उसकी वजह यह है कि जो एयर डिफेंस है वो काम अगर जैसे पहले उसने नहीं किया, अब भी अगर उसने ना किया तो फिर क्या होगा। अगर मैसिव कैजुअलिटीज ईरानी हमलों में इजराइल की हो गई तो फिर क्या होगा। तो फिर इसको खतरा यह है कि फिर लोग मुझे बंकर से भी उठाकर लेकर जाएंगे, इजराइल साइड बंकर से भी उठाकर लेकर जाएंगे और रिजीम चेंज जो तेहरान में होनी है वो तल अवीव में हो जाएगी। तो ये इसको खतरा है कि पहले तो कहा ना फतह फतह, और वो सबको पता है कितनी फतह मिली है। तो सबसे बड़ा इसको मसला एयर डिफेंस का है, तो ये खतरा भी अपनी जगह पर जो है मौजूद है। आप जरा एक हेडलाइन देखिए, हॉरिफिक, गाजा चिल्ड्रन क्राइंग फ्रॉम हंगर डे एंड नाइट। यानी ये इतना शर्म का मकाम है और ये इतना बड़ा बोझ है जो जिसको वो रिलीजियस लीडर भी गुनाह अजीम कह रहे हैं। इससे भूख से और प्यास से घुट घुट कर जो मरना है वो कितना तकलीफदा होता होगा, आप और हम क्या तसव्वुर भी कर सकते हैं। यानी एक है बम मारा और 1 सेकंड में जान निकल गई, कितना वो तकलीफ दे, कितना बर्बैरक है। और ये कितना बर्बैरक है कि वो भूख और प्यास से घुट घुट कर और इंतहाई तड़प तड़प कर जब अपनी जाने दे रहे हैं। ये आज 21st सेंचुरी में हो रहा है, जब हजारों ट्रक्स रफा के बाहर खड़े हैं जिनमें खाना खड़ा खड़ा जब वो गल सड़ रहा है और अंदर फलस्तीनी मर रहे हैं। मतलब कोई इंतहा होती है। इसको आप मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स की बुजदली नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, इसको ये कहेंगे कि ये स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है जो ये इख्तियार किए हुए हैं। तो आज के मतलब बिल्कुल आखिरी इंतहा को लोगों के जज्बात इस वक्त पहुंच चुके हैं। तो गजा के बच्चे जो हैं वो हंगर और उससे डे एंड नाइट क्राई कर रहे हैं। अब ये लाइन आप सुनिएगा, पेरेंट्स से चिल्ड्रन गो टू स्लीप एंड वेक अप क्राइंग फ्रॉम हंगर। बच्चों को वो सुलाने की माएं कोशिश कर रही हैं तो उनको नींद नहीं आ रही है, वो 10 मिनट सोते हैं तो फिर भूख के मारे जो है वो चीखना शुरू कर देते हैं। समटाइम्स दे लूज कॉन्शियसनेस, और कई बार ऐसा हो रहा है कि बच्चे बेहोश होते चले जा रहे हैं। दे हैव नॉट बीन ईटन इन डेज, कई दिन हो गए हैं कि एक निवाला भी नहीं खाया। तो ये बिल्कुल अल्फाज इस वक्त खत्म है और दुनिया की तमाम बातें, तमाम डेवलपमेंट्स, ये मिडिल ईस्ट के ममालिक की जाकर मुलाकातें करना स्टीव विटकॉफ के साथ, ये सब बेमानी है, ये सब ड्रामा है। ठीक है, इसको अब यही कहा जाएगा। लेकिन अब बिल्कुल कोई किसी का लिहाज नहीं करने वाला। बिल्कुल जो सही बात है कि अगर आप नहीं अभी तक नहीं रुका सके, मुझे बताएं कि ये जो स्टारवेशन है जो इन्होंने शुरू की है मार्च में, इनको नहीं पता था कि अल्टीमेट इजराइल क्या करना चाहता है। एक ना एक दिन तो ये दिन आना था भाई, आप खाना बंद करके रखे हुए हैं तो एक ना एक दिन ये दिन नहीं आना था। तो ये उस दरमियान क्या करते रहे, उस दरमियान ट्रंप को बुलाकर जब यहां पर इन्वेस्टमेंट देते रहे, तो ना वो कोई जो इन्वेस्टमेंट्स वाले प्रोजेक्ट हैं वो आगे बढ़ने वाले हैं। और ये इतना बड़ा तूफान आएगा कि फिर वो पता नहीं किस किस को बहा कर लेकर जाएगा। मिडिल ईस्ट में जब अरब स्ट्रीट निकलती है तो फिर वो पता नहीं कैसे बिहेव करती है, किसी को यानी पता नहीं है, वो अनप्रडिक्टेबल होती है। वहां पर जमहूरियत तो है नहीं कि भाई मुजाहरे हो रहे हैं, लोगों को पता है, वो बस एक दिन बस निकल। तो ये बड़ी खौफनाक बात है, बड़ी खतरनाक बात है। और बस अभी देखना है कि ये सीज फायर कब होता है, क्योंकि बाकी सारी बातें जो फिलहाल बेमानी हो चुकी हैं। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज रुका करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।